कुरुक्षेत्र के निकट गांव अजराना खुर्द में समाज सेवी सतनाम सिंह विर्क से बातचीत की मिलन एक्सप्रेस की टीम ने। देखिए खास रिपोर्ट। एक्सप्रेस के साथ हमारे साथ समाज सेवी सतनाम सिंह विर्क जुड़े हैं। इनसे जानकारी लेते हैं ये अपने गांव के क्या मुद्दे लेकर अपने गांव की जो समाज सेवा वो करना चाहते हैं। सरपंची के जो अगले इलेक्शन है वो फाइट करना चाहते हैं। कितने सालों से ये समाज सेवा से जुड़े हैं, आइए जानकारी लेते हैं सतनाम सिंह विर्क से। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव में और हमारे यहाँ आने पर। मैं तकरीबन 10 साल से समाज सेवा में और राजनीति में सक्रिय हूँ और मेरे पिताजी इस गांव के 15 साल तक सरपंच रहे, मेरे दादाजी रहे 20 साल तक, उससे पहले मेरे ताया जी भी रहे। तो ये कोई राजनीति और समाज सेवा मेरे लिए नई नहीं है, ये तो मेरा एक दिल की ख्वाहिश है कि अगर किसी के काम मैं आ सकूं तो अपने आप को मैं बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। बाकी रही बात कि गाँव के क्या मुद्दे लेकर मैं इलेक्शन में आ रहा हूं, इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई किसी तरह का इरादा नहीं था। ये हमारे गांव के लोगों की सोच थी कि आप इलेक्शन लड़ो और इस गांव की बागडोर संभालो। 2005 तक मेरे फादर साहब सरपंच रहे, तो इस गांव में जो पहला वाटर सप्लाई का जो ट्यूबवेल लगा वो मेरे फादर साहब के टाइम पे लगा। जो स्कूल बना वो मेरे फादर साहब के टाइम पे अपग्रेड हुआ। गांव में सोसाइटी बनी, हॉस्पिटल बना। हॉस्पिटल तो इवन जगह भी हमारे परिवार ने खुद अपनी पर्सनल जगह दी थी। पंचायत का कुछ इशू हो गया था उस टाइम बहुत बड़ा कि पंचायत की ज़मीन नहीं थी गांव में और मेंबर कम थे मेरे फादर साहब के साथ, तब बहुमत नहीं था पूरा, तो उन्होंने अपनी निजी ज़मीन में हॉस्पिटल बनवाया। आगे की जो रणनीति देखते हैं गांव में, हमारे गांव में आपने देखा ही होगा, ना तो साफ़ सफाई है, ना पूरी वाटर सप्लाई है और ना ही निकासी का सिस्टम है। पीने का पानी हमारे गांव में है नहीं और जो ओवरफ्लो जो वेस्ट पानी है वो इतना है कि लोगों के घरों तक जा रहा है। तो एक तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे पीने का, और जो गलियों की पानी की जो निकासी है उसका पुख्ता प्रबंध हो कि गांव में गंदगी ना रहे बिल्कुल। क्यों हमारे यहाँ क्या जो पीछे प्रचलन जो चल रहा है पिछले 15 सालों में, वो क्या है कि किसी ने मकान ऊंचा किया तो थोड़ी गली ऊपर उठा दो। अगर एक घर ऊंचा हुआ गली ऊपर ही, तो जो गरीब लोग हैं जो इतने समर्थ नहीं है कि अपने घर को बार बार, तो देखो कोई भी नहीं बना सकता, कौन घर अपने ऊपर करेगा, तो निकासी का पूरा प्रबंध करेंगे। अब हमारे यहाँ एक और बड़ी दिक्कत है कि जो बेटियां हैं हमारे गांव की, यहाँ जो स्कूल है वो 8th तक है, तो मेरी पहली तो ये रहेगी कि इसको 12th तक लेके जाऊँ, हमारी बेटियां भी यहाँ पढ़ सकें, और एक लाइब्रेरी दूँ जो बच्चे कहीं जा कर के उनके पास इतना सक्षम नहीं है कि बाहर जाके कोई पढ़ाई करें, अपनी जो अपनी स्कूलिंग से या कॉलेज से अलग जो पढ़ना होता है बच्चों ने किसी तरह का, वो लाइब्रेरी दूँ, उनको एक जगह मिलेगी पढ़ने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। एक मेरी प्राथमिकता दूसरी ये रहेगी कि जो बच्चे हैं आजकल नौजवान जो भटक रहे हैं, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं, देखो वो तो सरपंच का मोटिव नहीं बनता, तो एक जिम बना के दूँ बहुत बढ़िया गाँव में कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपना शरीर को फिट रखें, जो माड़ी संगत होती है, गलत संगत होती है, उस तरफ ना अपना ध्यान जो है आकर्षित करें। तीसरी बात इसमें यह रहेगी क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है गांव में वो बन तो गया, लेकिन पिछले 20 सालों में जो देखा है वहाँ पे जो डॉक्टर हैं प्रॉपर नहीं आते। जो वो भी ऐसा है कि हमारी अगर कोई मानता है, हमने फ़ोन कर दिया भी गांव में ज़रूरत है तो कोई आ जाएगा, वहाँ पे स्टाफ पूरा हो। स्कूल में ही ऐसे पीछे काफ़ी देर तो ये रहा कि स्कूल में स्टाफ ही नहीं था। लोगों की सोच भी थोड़ी सी चेंज होगी। लोगों की सोच ये होगी कि आओ अपना पूछो कि हमारे बच्चों के पैसे आए, जो सरकार की तरफ से जो उनको डोनेशन वगैरह जो भी मिलती है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। मैं लोगों को ये भी आग्रह करूँगा कि बच्चों को पढ़ाने की तरफ लेकर के जाओ, ना कि स्कूल में भेज दिया कि हमें सरकार कुछ पैसा दे रही है। तीसरी हमारी प्राथमिकता ये होगी कि गाँव में एक सिस्टम पंचायत घर का होना चाहिए, पंचायत का कार्यालय होना चाहिए, जहाँ पर बैठ कर के हमारा जब पंचायत सेक्रेटरी आए या गांव में जो पटवारी आता है, किसी का काम है, कोई हमारे यहाँ पे ना पटवार खाना है, ना पंचायत घर है, ना कोई ऐसा और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बैठ के सभी लोग इकट्ठे होकर के अपनी समस्या जो है उनको समाधान कर सकें। तो इसके अलावा एक सरपंच की जो जिम्मेवारी बनती है मैं अपनी प्रॉपर निभाऊंगा। समाज सेवा करते हुए
हमें यहाँ गांव का जो हमारा बस स्टैंड है उस पर ज़रूरत थी बहुत बड़ी। यहाँ पे जो बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी, जो पहला वहाँ पे कमरा बना हुआ था वो बहुत खस्ता हालत में था। तो हमने अपने निजी अपने फंड से अपने घर से एक वहाँ पे बस शेल्टर बनवाया, बहुत बढ़िया बैठने की व्यवस्था करवाई। देखिए हमने तो करके दिखाया कुछ ना भी होते हुए। और जो पंचायतें पिछले 3 जो टर्म्स रही सरपंच की, उनमें पैसा सरकार ने बहुत दिया। देखो जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो गाँव को डेवलप करने के लिए जो मांगा गाँव वालों ने, किसी गाँव ने जो मांग रखी उन्होंने वही दिया ना। तो उस वक्त हमारे गाँव में जो शमशान घाट है, देखिए एक दिन मुक्ति तो सबकी होनी है, सबने जाना है। वहाँ पे जाके अगर आप देखोगे ना, आप एक विज़िट करना गांव में हमारे में, कोई केवल सिर्फ एक ये समस्या नहीं कि पानी की समस्या है, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है शमशान घाट में, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइट नहीं है। एक तो हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी, कोई वहाँ पे आज से 15 साल पहले एक शेड बना था छोटा सा, वो भी मेरे फादर साहब के टाइम का है, तो एक तो उनको हम अपग्रेड करवाएंगे। गाँव में एक ऐसा पंचायत घर बनाएंगे जहाँ कोई छोटे जो हमारे गरीब परिवार हैं, अगर उनका कोई फंक्शन है, कोई बेटी की किसी की बेटे की शादी है, कोई भोग वगैरह होता है, तो एक छोटा फंक्शन वहाँ पे हो सके, इतनी जगह हम वहाँ पे तैयार करवा के देंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो दिक्कत है हमारे गांव में, जो पंचायत की ज़मीन खाली नहीं है, जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड भी है जो पंचायत की, वो मार्कंडे के एरिया में पड़ती है, वो फ्लड एरिया, तो हम उसका भी कोई ऐसा समाधान निकालेंगे किसी के साथ ज़मीन का तबादला करके, या सरकार से आग्रह करके कि हमें कुछ 1-2 एकड़ ज़मीन हमें एक्वायर करके दे, जिसमें हम अपने ये छोटे छोटे जिम हो गया, जैसे लाइब्रेरी हो गई, या पंचायत घर और कोई अपना कोई बैंकेट जैसे बनाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ हम अपने गांव को दे सकें। सर, जैसा कि आपने कहा कि स्कूल का स्टाफ और हॉस्पिटल का स्टाफ यहाँ पर पर्याप्त नहीं रहता जितनी यहाँ की ज़रूरत है, तो क्या मौजूदा सरपंच से कभी आपकी बात हुई? देखिए वो एक युवा है, नौजवान है। पिछली बार भी मैंने इलेक्शन फाइट किया तो जनता ने उसको मैंडेट दिया, 7 वोटों से मेरे से वो विनिंग कैंडिडेट रहा। तो वो जितना यंग था, हमने उसके काम में कभी आज तक बाधा नहीं डाली किसी तरह की। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम बढ़ चढ़ के उसके साथ ही लगे होंगे। तो मुझे नहीं पता उसकी सोच क्या है या उसका जो पंचायत का सिस्टम है वो क्या है। जितना पढ़ा लिखा और जितना मतलब कि यंग होने के बावजूद उसने इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। कभी निकल के उसने देखा ही नहीं, किसी से पूछा ही नहीं कि आपको ज़रूरत क्या है। पीछे आपने देखा होगा कोविड के टाइम हमारे यहाँ पे 2 मरीज़ आ गए थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो वो बच्चे मेहनत मजदूरी करके बाहर कहीं स्टेट से मशीन के ऊपर काम करते थे, कंबाइन के ऊपर। उन्होंने पहले ही सरपंच को इतला किया कि हमारा टेस्ट करवा दो, हम गांव में नहीं आएंगे ऐसे। उन्होंने 3 बार कॉल की, बाकायदा यहाँ बस स्टैंड के ऊपर आकर अजराना खुर्द उन्होंने वहाँ से भी फ़ोन किया। तो हमारे सरपंच साहब ने उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, जिसका संताप आपने देखा होगा। हमने 1 महीना पूरे गाँव ने भुगता, क्योंकि जो मजदूर लोग हैं जिन्होंने सुबह कमा के और शाम को खाना है, वो किधर जाएंगे। अब सबको बंद कर दिया। फिर अगर ये भी बात आज के टाइम में कोई नौजवान युवा पढ़ा लिखा सरपंच नहीं सोच सकता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे गांव के बारे में उसने क्या कुछ सोचा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 10-15 लड़के इकट्ठे करके और गांव में 1-2 घंटा खेल लिए, वहाँ खड़े हो गए, वहाँ ऐसे कुछ नहीं, ऐसे सरपंची नहीं चलती। सरपंच गांव का एक सबसे मौजूद जिम्मेवार व्यक्ति होता है, जिसकी जिम्मेवारी बनती है हर एक नागरिक की सुरक्षा, उसका स्वास्थ्य, उस तक खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, अगर कोई मुसीबत है गांव में। तो इन चीज़ों पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो आपने पिछले 5 साल में देखा, मैं नहीं कहूँगा कि सरकार ने काम नहीं किए, सरकार से काम करवाने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर कि आप कितना करवा सकते हो। सर, जिस तरह से किसानों का विरोध आप देख रहे हैं जगह जगह हो रहा है, जो अध्यादेश है उनके खिलाफ, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद एक जिम्मेदार परिवार से संबंध रखता हूँ। पहले मैं किसान हूँ, बाद में एक राजनीतिक हूँ या समाज सेवी हूँ। ये तो देखिए, किसान की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई है आम लोगों की, ये लड़ाई है गरीब जनता की। किसान पर तो इसकी मार यहीं तक पड़ेगी कि सरकार ने खरीदना बंद कर दिया। देखो, एमएसपी ख़त्म कर रही है सरकार। जब सरकार लिखित रूप में नहीं दे रही एमएसपी, ज़बान से बोलने पर तो मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा हर साल। कहीं रोज़गार देखा आपने? आप पत्रकार हो, आप तो जनता से मिलते हो, कहीं 15 लाख आए देखे? तो इसी तरह से जो ये 3 अध्यादेश सरकार लेकर के आई है,
ये एक तरह से जो कोविड का टाइम रहा, जो पीछे जैसे लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के अंदर जो बड़े ये अपना औद्योगिक घराने हैं जो हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने देखा कि कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो लॉकडाउन में बंद नहीं हुआ, तो वो था खेती। तो अब सरकार ने कोविड के अंदर ही किसी को भनक लगे बिना, देखो इनके जो सहयोगी हैं उन्हें तो पता था, विपक्ष को इस बात का पता नहीं था, इन्होंने इस तरीके से ये काला कानून जो है बना दिया कि धीरे धीरे किसान को इस तरह से जकड़ लो, इस तरह से मजबूर कर दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसान का फ़ायदा होगा, आय दुगनी होगी। कैसे हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट में हमारे से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? मैंने अध्यादेश कहीं तक पढ़े हैं, क्योंकि पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी हेडिंग से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर है क्या। उसमें ये है कि अगर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसने हमारे से मान लो मक्की की जो है बिजाई करवा ली कि हमने आपसे 20 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमने तो 20 एकड़ मक्की जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट से लगा दी, उन्होंने हमारे से सारे हाथ काट ली। वो हमारी ज़मीन के ऊपर बतौर खेती के सिस्टम से हमारी ज़मीन के ऊपर लोन ले सकते हैं, हम एक दाना बाहर नहीं बेच सकते, वो चाहें तो हमारी फसल बीच में छोड़ के जा सकते हैं। अगर वो ज़मीन के ऊपर लोन लेकर हमारी फसल भी छोड़ गए, 2, 4, 5 साल में आप देखना, अगर ये अध्यादेश वापस ना हुए तो हालात ये होंगे कि जैसे रिलायंस के बड़े बड़े पेट्रोल पंप खड़े कर दिए, रिलायंस के जो जियो के सिम आए थे, जब आपने देखा होगा जब शुरुआत 3 साल पहले हुई थी तो बिल्कुल फ्री में बढ़िया नेटवर्क दिया था, तो अब ना नेटवर्क है, रेट जो है 3 गुने 4 गुने हो गए, और अब लोगों की मजबूरी हो गई ना, अब लोग उनको निकाल के फेंकेंगे, लेकिन कंपनी अपना फ़ायदा जो है वो ले गई। तो ये एक तरह से गरीब जनता के ऊपर भी मार पड़ेगी। जब सरकार खरीद नहीं करेगी, जो 2 रुपये किलो राशन मिलता है गरीब को, वो कहाँ से आएगा? तो मजदूर भी परेशान होंगे और किसान भी परेशान होंगे। हम इसका डटकर विरोध कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक वापस ना हुआ। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या ऐसी अपील करना चाहेंगे, क्या ऐसी मांग करना चाहेंगे सरकार से कि उस पर सरकार ध्यान दे? देखिए, सरकार जब वोट लेती है जनता से तो सरकार का फ़र्ज बनता है कि जैसे उन्होंने किसी उद्योग के लिए कोई नया कानून बनाना है तो बड़े जो उद्योगपति होते हैं, जो उनकी जो कमेटी बनी हुई होती है, तो वो उनसे पूछते हैं कि ये हम आपके लिए करें या ना करें। दूसरी बात, अब किसानों से भी ये पूछ लेते, मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि ये जो जनता की मांग उठ रही है हमारे हरियाणा पंजाब से, इस मांग को मान लेना चाहिए। अगर इन्होंने ये अध्यादेश लागू भी करने हैं तो हमारी 2 स्टेटें ये छोड़ दें जहाँ से हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत, जहाँ पूरे देश का जो है अनाज के भंडार हम लोगों ने भरे थे। आज हमें मारने के लिए नीतियाँ ना बनाएं, हमारी बात सुने, हमारी मांग को माने। दूसरी बात, सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही है, ये हिंदुस्तान में आज तक का इतिहास है, हमने तो ये देखा है, जो भी जनता के विरुद्ध गया उसने कभी दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देखा। आपने पीछे देखा होगा, किसान को लाठी मारने वाला कभी राज में नहीं आया। मैं तो ये अपील करूंगा कि लोगों की मांगों को सुने और लोगों के हक में कानून बनाएं, आम जनता के हक में, ना कि जो बड़े घराने हैं। देखिए, जो अमानी, अडानी, टाटा, बिरला जो है, ये तो घर से बाहर निकल के वोट डालने में नहीं जाते। वोट डालने कौन जाते हैं? हम लोग जाते हैं, जिन्हें उम्मीद होती है कि सरकार हमारे लिए काम करे। सर, ये तो बात हो गई राजनीति से जुड़े मुद्दों की। जिस तरह से आज बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, मीडिया को दूर रखा जा रहा है, लेटेस्ट अगर मुद्दा लें हाथरस का, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत निंदनीय घटना है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इतनी तशद्दद उस बेटी के साथ हुई, सोचकर रूह कांप जाती है। तो सरकार उनकी बात सुने बिना, उनको न्याय दिलाए बिना, उनकी बच्ची का अंतिम संस्कार भी खुद कर रही है प्रशासन वहाँ का। इससे क्या आप उस जो लड़की को जलाया गया, पेट्रोल डीजल डालकर उसका जो जला दिया गया आधी रात के टाइम, उसको आप अंतिम संस्कार मानते हैं सर? वो तो बर्बरता का एक ये है कि एक सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। उसको तो एक सोच लिया कि एक मुद्दा था, उसको ख़त्म कर दो पेट्रोल और डीजल डाल करके। किसी की बच्ची थी, किसी का खून था, वो सोचना चाहिए। पर मैं तो एक बात कहूँगा जी, देखो, जिनका अपना परिवार नहीं है वो किसी के बारे में क्या सोचेंगे मैडम? आप देख लो, ना योगी जी का परिवार है, ना मोदी जी का परिवार, ना हमारे खट्टर साहब का है। इनको क्या दुख दर्द होगा किसी का? देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है। इसके बारे में तो बात करते हुए ना अंदर से अपना जो हृदय है वो नुचड़ जाता है। भी क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर? सोच कर बड़ी घृणा आती है कि हम कुछ नहीं कर सकते।
वहाँ पे अगर विपक्षी लोग गए तो उनको लाठियाँ मार मार के भगा दिया, परिवार से मिलने भी नहीं दिया। ये सरकार नहीं है, ये तो तानाशाह अंग्रेज़ों से भी माड़ा राज है मैडम। इसके लिए तो ये है कि हमें इकट्ठे होकर के उस बच्ची की लड़ाई लड़नी चाहिए और उनके परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए उसका। जिस तरह से अगर बात करें इस मुद्दे पर राजनीति जितनी हो रही है, राजनीति से ना जोड़कर एक देश की बेटी उसको माना जाए कि हर जाति हर संप्रदाय उसके साथ हो, इस टाइम उसके परिवार के साथ जितना अन्याय हो रहा है ये सब किसी और के साथ भी आगे चलकर हो सकता है। ये बहुत एक गलत रवैया इसको कहेंगे कि सरकार की तरफ से। जिस तरह से राहुल गांधी वहाँ पर गए, वो एक आम इंसान की हैसियत से भी वहाँ पर जाना चाह रहे थे कि मैं अकेला वहाँ जा सकता हूँ, उससे ना तो किसी 144 का उल्लंघन हो रहा था सर, ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिला वहाँ पर कि उन्होंने ज़बरदस्ती कहा हो कि हम ग्रुप में जाते हैं। जिस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ भी वहाँ पर बदसलूकी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये अंग्रेजी शासन का एक नमूना तो नहीं? ये तो मैडम हमने तो देखो सुना है, अंग्रेज भी कानून की उल्लंघना तो करते थे, तशद्दुद किया करते थे हिंदुस्तानी के ऊपर, लेकिन डेमोक्रेसी का इतना जो है ना मतलब कि खात्मा वो उनके राज में भी कभी नहीं हुआ। ये तो हम सबको, जनता को इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राहुल जी देखिए, एक किसी के ऊपर स्लोगन ठोक देने से कुछ नहीं होता, वो एक आम इंसान की तरह उनका दुख दर्द बांटने के लिए वहाँ जा रहे थे। तो ये कौन सा कानून है, कैसा फिर ये राम राज्य कैसा हुआ? ये तो तानाशाही हो गई कि कोई आप किसी को मिलने भी नहीं दे रहे। इसका मतलब वो परिवार भी गुनहगार है जिनके घर वो बेटी पैदा हुई, जिसके साथ इतनी बदसलूकी हुई, उनको उसका मुंह भी नहीं देखने दिया। ये तो मैडम वो चीज़ हो गई कि करे कोई भरे कोई, लेकिन हम किसी के नहीं सुनेंगे। इसकी लड़ाई पूरे देश को और ख़ासकर मैं युवाओं को ये कहूँगा कि पूरी गर्मजोशी से इसका विरोध करके डीसी के जितने भी हमारे ऑफिस हैं, पूरे हमारे हरियाणा, पंजाब, जितने भी स्टेट हैं, और यूपी की जनता को मैं खास करके कहूँगा कि योगी सरकार का जो है ना जड़ हिलाने के लिए, उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़के उनको इंसाफ देना चाहिए। सर, जिस तरह से अगर हाथरस की बात करें, जिस तरह से मीडिया को दूर रखा जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर जो भी कोई आम जनता भी अगर उनसे मिलना चाह रही है, उनके परिवार से दूर रखा जा रहा है, क्या इसमें कोई राजनीतिक ऐसी कोई बड़ी हस्ती भी शामिल हो सकती है? देखिए, कल देखने को कुछ मिला था कि उसमें एक अपराधी ऐसा है जो मुख्यमंत्री योगी के और मोदी जी के साथ भी उसकी कुछ तस्वीरें देखने को मिली। तो इसमें लग तो ऐसे ही रहा है कि कोई बड़ा पॉलिटिकली या बहुत बड़ा कोई लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, जिसके कारण जो सरकार है इतना स्टैंड लेके बैठी है कि उन तक पहुंच भी नहीं करने दे रही परिवार तक। पता नहीं उनके पास खाने को खाना भी है कि नहीं है। मीडिया की अगर बात करेंगे, अब नेशनल मीडिया देखिए, मैं आप लोगों को मैं सलूट करता हूं कि आप जो हमारे लोकल मीडिया हो, आप लोगों की बात सुनते भी और आगे पहुंचाने का काम करते हो। जो नेशनल मीडिया है, कहीं ना कहीं इनकी भी पीछे कमजोरी रही है। इन्होंने सरकार का साथ इतना दिया है कि आज उसकी जो है भरपाई इनको भी करनी पड़ रही है। वहाँ कल मैंने देखा कि जी न्यूज़ की पत्रकार वहाँ बेचारी बहुत जाने की पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एबीपी न्यूज़ से भी थे। और देखिए एनडीटीवी वाले रवीश कुमार जी, वो तो हमेशा ही सच्चाई की बात करते हैं, तो उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था। मीडिया को देखो, चौथा स्तंभ है मीडिया को आज तक किसी ने नहीं रोका। ये पहली सरकार देखी जिसका इतना तानाशाही रवैया है। इतना तो मेरे ख्याल में मुगल भी कभी इतने गलत हिंदुस्तान में नहीं रहे होंगे जितनी ये सरकार आज है। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी सतनाम सिंह विर्क, जिनका हमने जो भी उनका नज़रिया आपसे साझा किया, किस तरह से वो बेटियों के हक़ में बात करते हैं, किस तरह से सरकार का ये जो तानाशाही रवैया, इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। ये इनका मानना है कि डीसी जितने भी डीसी ऑफिस हैं जिला स्तर पर, उनके डीसी को एक ज्ञापन देना चाहिए ताकि इस बेटी को जो हाथरस में जो कांड हुआ है किसी और के साथ ना हो। इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। बने रहिए मिलन एक्सप्रेस के साथ। मंजीत कौर की।